हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अंशु, अब आपसे समझना चाहूंगा, बुर्के को लेकर के जो सियासत है वो भी उफान पर नजर आ रही है। क्यों आरजेडी ये चाहती है कि जिस तरह की मांग बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग से की गई थी वो पूरी होने के बावजूद भी जो है इस तरह की मांग जो है वो खारिज हो जानी चाहिए थी? जी सोहन, जिस तरीके से अगर देखें कि अब जो लग रहा है कि ये जो चुनाव आयोग को टारगेट करना और लगातार जिस तरीके से जो अब एक दूसरे पे ये सब हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये जो आया है कि अगर अभी जो जिस तरीके से जो जांच हो रहा है हर कैंडिडेट्स जो जितने भी हैं उनका पहले जिस तरीके से जो उनके जो पेपर वगैरह है सबकी जो जाँच हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है। वो अंदरूनी ये ऐसी रणनीति तैयार करते हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एकदम पूरा अपना नाम वापस ले लेते हैं। यही आरोप अभी फिर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो मोहनिया की जो प्रत्याशी रही हैं, अगर बात करें तो उनका भी वो यूपी से वो बिलोंग करती हैं और उनका जो वेरिफिकेशन हुआ, जिस तरीके से उनके पेपर जो जाँच हो रहे हैं, तो उनका जिस तरीके से अचानक ये कह दिया गया, ये चुनाव आयोग जो सब भी देख रहे हैं उनकी तरफ से कि ये अब नहीं है, ये लीगल तौर पे ये प्रत्याशी नहीं रही। इन तमाम वादों को लेकर लगातार और ये जो सारे जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, जो आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी कह रहे थे कि हमने जिन्हें टिकट दिया, जिनके काम पर और जो हम वादे किए थे उन्हें यहाँ पर जिस तरीके से अंदर ही अंदर ये रणनीति और जो स्ट्रैटेजी और जो चाल जो चलती हुई दिखाई दे रही, बीजेपी हर तरह से ये षड्यंत्र करती हुई दिखाई दे रही। बहुत बड़ा आरोप है ये, अब आरजेडी की तरफ से भी लगाया जा रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ से भी, कि ये सब अब एकदम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जो यहाँ तक कि आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने कि अमित शाह भी जाते हैं और हमारे प्रत्याशी के बीच में रुकवा के मिलते हैं, और यही आरोप आरजेडी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि हमारे कैंडिडेट्स का जितना भी सब कुछ जो हो रहा है, पप्पू यादव ये कहते आए कि ये सब एनडीए ही करवा रही है। कहीं ना कहीं जो है ये सारा जिम्मेदार ये सब उन्हीं को मानते हैं, और अभी घमासान जो भी जारी है कहीं ना कहीं है। जो सबसे ज्यादा जो आरोप अगर जो लगाया जा रहा है वो एनडीए पे लगाया जा रहा है, बीजेपी पे लगाया जा रहा है कि ये सब हर पावर पॉलिटिक्स को और अपनी जो है रणनीति चाल को, राजनीतिक चाल को इस तरीके से चल के धरातल पर अभी ये सब उतर रहे हैं और चाहते हैं कि इनका वर्चस्व हो। ये बहुत बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है हर तरीके से सवालों के घेरे में, और जिस तरीके से आरोपों के अगर घेरे में कहा जाए, जिस तरीके से इन लोगों में जो घमासान महागठबंधन में दिखा, तो वो आरोप अब गठबंधन जो है ये सब अब प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा कटाक्ष भी कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये सब बीजेपी पे, एनडीए पे, कि ये सब अब हर तरह से जो आजमाइशें कर रहे हैं और कह रहे हैं इन लोगों का यही है। जिस तरीके से इन्होंने विधायकों की खरीद खरोद की अगर आरोप की बात करें, अब हर जगह से जिस तरीके से जो जांच हो रहा है और ये जो प्रत्याशी है उनका जो नाम जो कटते जा रहा है, अचानक इनका जो रद्द हो जाता है कि अब ये सब लीगल कैंडिडेट्स नहीं रहे, तो हर चीज़ों को लेकर घेरने का जो काम जो किया जा रहा है, ये सब जो जितने भी है, अगर कहे आरजेडी हो, भले ही कांग्रेस की तरफ से हो, हर तरह से ये अब प्रशांत किशोर हो, ये सब अब बीजेपी को और एनडीए को ही टारगेट कर रहे हैं। सोहन, बिल्कुल अंशु, और बीजेपी के लिए क्या ये सरदर्दी वाली बात है? क्योंकि अपराजिता, अगर मैं आपसे समझूं, जनता के बीच में क्या प्रशांत किशोर अपना मैसेज पहुंचाते हुए कामयाब नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एसआईआर को लेकर के किस तरह से घमासान देखने को मिला था और आरोप लगा था कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से जो वोटर हैं उनका नाम कटवाने की कोशिश कर रही है, और जिन वोटरों का नाम कटवाया जा रहा है वो महागठबंधन के वोटर हैं। अब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका अपहरण किया जा रहा है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। तो क्या जनता के बीच में ये मैसेज पहुंच रहा है कि बीजेपी इस तरह के काम चुनाव को लेकर के कर रही है जिस तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं? और अगर ये मैसेज पहुंच रहा है जनता तक, आप भी लगातार लोगों से बात वहां पर कर रही होंगी, तो क्या बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान का सबब यहां पर बन सकता है? बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में इस बार? बिल्कुल सोहन, देखिए अगर फैक्ट पर बात करें तो आप पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जब एसआईआर लागू किया गया था, तो जब एसआईआर लागू किया गया था आपने देखा था, पहले मैं महागठबंधन की बात करूंगी, किस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसके तहत बताया गया कि बीजेपी जो है वो वोट चोरी करवा रही है एसआईआर के माध्यम से, जबकि ये चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया गया था और ये कहा गया था कि एसआईआर बिहार से जरूर शुरू हो रहा है लेकिन इसको लागू करेंगे हर एक स्टेट में। जिसके बाद महागठबंधन एकजुट हो
होकर के इसके खिलाफ पूरा प्रदर्शन पर उतर जाती है। लेकिन जब हमने एसआईआर को लेकर के कुछ लोगों से बात की, अगर इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करें तो उनके तरफ से यही प्रतिक्रिया आई थी कि एसआईआर जो है वो सही है और लागू होना चाहिए। लेकिन जो पूरी तरीके से अंधाधुंध पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, बीजेपी वोट चोरी करवा रही है। उसके बाद आप आ जाइए जनसुराज के तरफ। तो जनसुराज के जितने वरिष्ठ नेता हैं, अगर मैं मनोज भारती की बात करूं, अहमद साहब की बात करूं, तो इन सब की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई थी कि नहीं, एसआईआर सही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरोप ये जरूर लगे थे कि ये इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन देती है, यानी कि बीजेपी को एसआईआर के लिए वो दोषी नहीं मान रहे थे। लेकिन उनका पूरी तरीके से ये कहना था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग है, ना वो जेडीयू का सुनता है, ना वो एलजेपी का सुनता है, ना हम, यानी कि एनडीए में मौजूद सभी पार्टी चुनाव आयोग को नहीं चलाती है। चलाती कौन है? बीजेपी। यानी कि ये जो घोषणा जितनी भी की गई है वो बीजेपी के इशारे पर हुई है। तो ये आरोप लगते आए हैं और अभी से नहीं, ये शुरू दौर से लगते हैं और हर पार्टी आरोप लगा रही है। अब आप आइए नामांकन को लेकर के, अपहरण को लेकर के कि किस तरीके से जनसुराज के 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नामांकन वाले दिन गायब हो जाते हैं, जिसका सीधे तौर पर आरोप लगता है बीजेपी पर। यानी कि अमित शाह को इसमें सबसे बड़ा भागीदार माना जाता है कि अमित शाह ने अपहरण करवा लिया और आरोप ये लगता है क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो प्रत्याशी वहां से जीत ना जाए। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में चल रहा है और जो अंधाधुंध पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो इसको उजागर कर रहे हैं, सामने लेकर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही की सरकार बना रही है और लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जो बोली महागठबंधन बोलता है। राहुल गांधी को भी अक्सर आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के हनन की बात वो हमेशा उठाते हुए सदन में भी नजर आए, सड़कों पर भी नजर आए और जनता भी इस बात को कह रही है। और अब जब प्रशांत किशोर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में यह घर कर रहा है। अब जनता में तो हर आबादी हो सकती है ना सोहन, सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं है कि बीजेपी को अंधाधुंध सपोर्ट करने वाले ही जनता है, और भी जनता है जो हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही की सरकार। यानी कि शाम दाम दंड भेद जो भी है वो सारी रणनीति, सारे मुद्दे जो है वो बीजेपी अपना रही है इस बार के बिहार के चुनाव में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुखर होकर के अपनी बातें लेकर जनता के सामने आ रहे हैं वो लोगों के मन में घर कर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की अगर आपने बात की है सोहन, तो अगर आप शुरू में देखें तो प्रशांत किशोर का यहाँ पर थोड़ा भौकाल दिख रहा था कि प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प के रूप में आए हैं। यानी कि जनता ने 15 साल जो है वो आरजेडी के देख लिए, 20 साल नीतीश कुमार के यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों की सरकार देखी। तो तीसरे विकल्प के रूप में जब जनता किसी को चाह रही थी तो उसके तौर पर जनसुराज जब निकल कर आया तो कुछ लोग चुन रहे थे। लेकिन अब जो माहौल है उसके अकॉर्डिंगली जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो प्रशांत किशोर का क्रेज थोड़ा तो कम हुआ है सोहन, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से जिस चुनावी एजेंडे के साथ प्रशांत किशोर आए थे अब वो उससे पूरी तरीके से छितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप में वो भी घुस गए। यानी कि जनता ये सवाल कर रही है कि प्रशांत किशोर फिर बाकी पार्टियों से कैसे अलग हुए। तो इस बार जो चुनाव का माहौल है ना सोहन बिहार में वो काफी ज्यादा दिलचस्प है और अभी कुछ भी कह देना किसी के भी फेवर में वो पूरी तरीके से गलत होगा। क्योंकि कोई अभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि इस बार जनता किसे चुनकर आएगी। क्योंकि इस बार का बिहार चुनाव जो है बहुत ज्यादा मनोरंजन से भरपूर है, दिलचस्प है और इसके अलावा हर पार्टी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय लोग नहीं, पूरे के पूरे शीर्ष नेता बिहार पर मौजूद हो गए, चाहे महागठबंधन में देखिए, जनसुराज में देखिए या एनडीए में देखिए। इसके अलावा बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी नाम का सिक्का बोलता है। तो मोदी नाम पर आप देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो इस बात से पूरी तरीके से नाराज नजर आए हैं कि जो बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक हैं उनको कई बार ये कहते हुए देखा गया है कि विकास नहीं करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोग हमें थोड़े वोट देते हैं, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देते हैं। तो जनता इस बार की जाग गई है और कहीं ना कहीं मोदी नाम का जो सिक्का बोलता था, मोदी नाम की जो लहर चलती थी वो भी कहीं ना कहीं इस बार जो है थोड़ा सा डाउन होते हुए नजर आ रही है। तो देखिए चुनाव के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार की जनता जो है बहुत ज्यादा जाग गई है और अपने हर एक उस मुद्दे को उठा रही है जो बिहार में अभी जरूरी है, संवेदनशील है और जनता इस बार अपने हक की पूरी तरीके से लड़ाई कर रही है। चाहे वो रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, भ्रष्टाचार हो या फिर डोमिसाइल की बात हो। आपने देखा कि डोमिसाइल नीति जब लागू की गई तो हर एक जनता यही बोलती हुई नजर आई है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए और हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग जब
जब बाहर जाते हैं तो क्या उनको उस तरीके का हक मिलता है? नहीं मिलता। तो डोमिसाइल लागू होने से ये होगा कि यहाँ की जो नौकरी है, यहाँ पे जो रोजगार उत्पन्न है, वो उनको पूरी तरीके से मिलेगा। तो यानी कि जैसे इसमें मुद्दे जो तमाम है मुखर अपने अपराजिता, मुद्दे- और देखना दिलचस्प ये होगा कि किन मुद्दों की गूंज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सुनाई देती है, दिखाई देती है। अंशु भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अंशु, अब मैं गठबंधन वाली सियासत को लेकर के आपसे समझना चाहूंगा, महागठबंधन में आखिर चल क्या रहा है? पप्पू यादव कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो अगर मोदी वर्सेस राहुल गांधी होती तो फिर महागठबंधन को इसका फायदा होता। क्या चेहरे को लेकर के जो वर्चस्व की जंग है वो महागठबंधन में महाभारत के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है? जी सोहन, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण फिट बैठता है। जिस तरीके से लगातार जो पप्पू यादव अब एकदम मोर्चा संभाले हुए जो नजर आ रहे हैं, हमले पे हमला, आरोप पे आरोप जो वो लगाते नजर आए हैं, साफ तौर पे एनडीए पे, ये भी समझना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से मेरी बातचीत पप्पू यादव से हुई और पप्पू यादव ने सरेआम किसी भी अगर कहे तो प्रश्न का उत्तर देने से वो काफी घुमाते नजर आए और हर बार वो यहाँ पर दाव खेलते नजर आए, यानी कि एनडीए पर वो एकदम पूरा हर एक आरोप को वो डालते नजर आए। और हमेशा उनका यही कहना रहा और खुलकर वो अब कहते भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो अगर कहे चेहरे को लेकर राजनीति कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है, बिहार में अपने आप को स्थापित कर सकती है, तो फिर आरजेडी में अगर बात करें तो राहुल गांधी को लेकर क्यों नहीं की जा सकती। और खुले तौर पे कहते हैं कि हमारे अगर बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं तो राहुल गांधी हैं। हम मानते हैं तेजस्वी यादव से पहले भी राहुल गांधी, और चेहरे को लेकर बहुत बड़ा घमासान होते हुए दिखाई दे रहा है। और पप्पू यादव का हर बार यही रहता है, वो यही कहते हैं कि नहीं, हम सबसे बड़ा जो है चेहरा मानकर हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी चल रहे हैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चल रहे हैं। हम भी सबसे आगे अगर बात करें तो शीर्ष सूची में हम भी रखे हैं राहुल गांधी को ही। क्यों? और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी तो रख रही है ना खुले तौर पे, अब यहाँ पर चेहरे की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है सोहन। जिस तरीके से यहाँ पर जो है बिहार में जो एक सबसे कहे एक अलग लेवल की इस बार जो चुनावी समीकरण है ना, वो यहाँ पर त्रिकोणीय उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार की सीएम फेस को आगे करते हुए जो चुनाव की जो रणनीति थी वो धीरे धीरे वो पहले बीजेपी के द्वारा आगे किया गया एनडीए में अगर गठबंधन की बात करें। फिर उसके बाद बीजेपी की ये रणनीति के तहत ये अगर बात करें तो ये विशेषज्ञों का कहना है और सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आती रहती है कि ज़्यादातर फिर चिराग आगे आए। फेस का यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर रखता है। ये इस बार का चुनाव इसलिए बहुत बड़ा दिलचस्प है और बहुत बड़ा अलग अलग रंग भी पेश करेगा कि बात करें लगातार पहले नीतीश कुमार हो गए, फिर हो गए, उसके बाद ये सब बीजेपी वाले कहते रहते हैं हमेशा मोदी, सबसे बड़ा फैक्टर मोदी के फेस पे चुनाव लड़ना। उसके बाद फिर चिराग पासवान की तरफ मोदी के हनुमान, चिराग पासवान को आगे करके कि लग रहा है कि आरोप भी लगाए ये विपक्षी की चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी नीतीश कुमार को साइड कर देगी। उसके बाद प्रशांत किशोर का लगातार चर्चा रहा कि प्रशांत किशोर आएंगे, मोर्चा संभालेंगे, वो एकदम युवाओं और पलायन की जो समस्या को वो खत्म करते नजर आएंगे। और वो प्रशांत किशोर का बहुत चर्चा था और तो वहीं वो क्लियर भी कर दिए प्रशांत किशोर, हालांकि उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अब है वो देखिए तो एकदम खुले तौर पे चेहरों की राजनीति नजर आ रही है। फेस वैल्यू बहुत बड़ा नजर आ रहा है। हर कोई दाव आजमा रहे हैं चेहरे के नाम पर, हर कोई कह रहे हैं कि जीत होगी, सरकार बनेगी। हम खुले तौर पे कोई कह रहे हैं बिहार में अगर कहे तो बीजेपी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं, उनको आगे रख के कर रहे हैं। फिर उसके बाद एलजेपी आर चिराग पासवान को कह रहे हैं। यहाँ पे जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करें, हर कोई उलझते नजर आ रहे हैं चेहरे को लेकर। राहुल गांधी को वहीं कांग्रेस की तरफ से आगे कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसे तेजस्वी यादव की कद को बहुत छोटा भी करने का जो एक कोशिश है वो भी किया जा रहा है, ऐसा ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं। और जिस तरीके से जो सबसे बड़ा जो था यहाँ पर इम्पैक्ट अगर तो कहे सोहन तो तेजस्वी यादव का कद बड़ा था तब जब तक राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की अगर बात करें तो वोट बचाओ अभियान के तहत एंट्री हुई और हर अगर कहे महागठबंधन के चेहरे हो, पप्पू यादव को तो वहां पर चढ़ने भी नहीं दिया गया। अगर बात करें जिस तरीके से जो गाड़ी थी जिस पर प्रचार किया जा रहा था, अगर कहे तो वोट बचाओ अधिकार यात्रा में उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। कद छोटा नजर आया तेजस्वी यादव का भी। सबसे आगे कौन दिखे, सबसे बड़ा अगर कद की अगर बात करें तो वहां पे राहुल गांधी मोर्चा संभाले
दिखे वो आगे नजर आते भी दिखाई दिए। लेकिन फिर उसके बाद अगर यहाँ भी कहे एनडीए महागठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा कद सीएम नीतीश कुमार का, उनको भी अगर कहे तो छोटा करने का भी जो कोशिश जो किया गया उनके कद को, तो चिराग पासवान को बीच बीच में आगे करके, तो ये सब अगर कहे जो राजनीतिक समीकरण है वो अलग ही अंदर की जो चाणक्य की नीति है, अलग जो इनके जो रणनीति है वो अलग दिखाई देती है। यहाँ पर उलझी हुई जो ये राजनीति चेहरे को लेकर है वो बहुत इफेक्ट भी पड़ रही है, जनता भी ये सोच में पड़ जाती है। वो भी कह रहे हैं, जनता का भी कहना है कि हम सब भी एकदम पूरा कंफ्यूज है कि हम किसे माने, कभी कुछ भी हो जा रहा है। यहाँ पर जो खेल खेलते हुए कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जो राजनीति है उसको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। चेहरों को लेकर के उलझन में दोनों खेमे जरूर नजर आ रहे हैं और सियासत भी बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा अपराजिता, आप ही बताइए कि महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव के बीच में बंद कमरे में करीब 1 घंटे मुलाकात हुई है। क्या कुछ बात हुई है, कोई खबर मिली अंदर की? बिल्कुल सोहन, देखिए मैं अभी कांग्रेस कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में ही मौजूद हूं और अंदर खाने से जो खबर आई है बहुत देर से मीटिंग चल रही है और गहलोत साहब को बुलाया भी इसीलिए गया है क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, राजस्थान के नेता रहे हैं, सीएम रह चुके हैं और यहाँ पर वो इसीलिए आए ताकि वो जो है डैमेज कंट्रोल कर सके। तो जिस तरीके से लगातार बात हो रही है, आपने देखा होगा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कई अपने उम्मीदवार को आमने सामने उतार दिया था कई सीटों से, तो ऐसे में शीर्ष नेताओं ने बातचीत करना ही बंद कर दिया था महागठबंधन के अंदर में। तो ऐसे में गहलोत साहब और कृष्णा अलावरू का आना कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो रही है और लगातार ये जो है यहाँ पर बातें यही निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को मना लिया जाएगा, कुछ सीटों पर कांग्रेस मानेगी तो कुछ पर आरजेडी मानेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा सोहन, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पेज कहीं ना कहीं आरजेडी से भी फंस रहा, तेजस्वी यादव का कांग्रेस से भी फंस रहा है और वीआईपी से भी फंस रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी, जिस तरीके से आपने देखा कि जेएमएम को दरकिनार कर दिया गया, जेएमएम ने अपना निर्दलीय कहते हैं उम्मीदवार उतार दिया और जिस तरीके की एक माहौल बनाई गई ये कह करके कि झारखंड में जब तेजस्वी आए थे यानी कि आरजेडी जब आई थी तो उसको जेएमएम ने पूरी तरीके से सहारा दिया था, लेकिन अब देखिए जब बिहार में जेएमएम आ रही है तो आरजेडी वाले इतना दिलदार नहीं है कि वो उनको सीटें दे, कम से कम 2 सीट भी दे देते तो बात होती। इस तरीके की जो बातें निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत देर से जो ये वार्तालाप हो रहा है उसका कहीं ना कहीं असर ये है कि महागठबंधन में जो चीजें छितर बितर है, जो रहता फैला हुआ है, उसको समेटने की कोशिश की जा रही है और ये बात हर एक वरिष्ठ नेता बहुत अच्छे से जानता है महागठबंधन के अंदर कि इसका किरकिरी उड़ रहा है जनता के नजर में, इसका जो कहते हैं माहौल बहुत गलत जा रहा है, जनता इसको लेकर के बहुत नेगेटिव सोच रही है जिसका सीधा इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत दिन से कहा जा रहा था कि बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर फूट की बातें आ रही थी कि आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस अपना रास्ता जो है वो एकल चुन ले। फिर बात करें वीआईपी की, उनकी भी बातें आ रही थी कि वो भी अकेले चलेंगे, लेकिन इनके ऊपर इस बार 2 चीजों का बर्डन है सोहन। पहला तो बर्डन ये है कि जिस तरीके से जनता के सामने मुखर होकर के ये लोग लगातार ये कह रहे थे कि हम एकजुट हैं और जनता के हित के लिए काम कर रहे थे, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और जिस तरीके से मैसेज गलत जा रहा है, सत्ता पक्ष को भी कहने को बहुत कुछ मिल रहा है कि जब अपने घर में ये लोग अपनी फूट को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो राज्य क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे। तो पहला तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, सीट शेयरिंग में जिस तरीके से पेंच फंस रहा है, इनकी आपस में ही उलझ रही है, यानी कि तनातनी भी बन रही है आपस में, तो रिश्ते अलग खराब हो रहे हैं। तो ये 2 दायित्व के बीच में महागठबंधन फंस रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो नामांकन की कल आखिरी तारीख है सूची में वापस लेने की बावजूद इसके अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कार्यालय में आ रहे हैं और शिकायत लगा रहे हैं और कई लोग सीधे तौर पर राहुल गांधी को नहीं दोष दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो बीच में लोगों को बैठाया गया है, सीधे तौर पर उन पर एलिगेशन लग रहे हैं कि इस पर सुनना चाहिए। तो कई ऐसे लोग हमारे सामने भी आते हैं और कहते हैं कि आप इस बात को उठाइए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो पार्टी के चुनाव की रणनीति से, जो चुनाव में चीजें हो रही है उससे खुश नहीं है। तो इन सबको समेटने का काम कर रहे हैं पार्टी के शीर्ष नेता और कहीं ना कहीं गहलोत साहब का यहाँ पर आना ये बता
आ रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले, जो डैमेज कंट्रोल कहा जाता है वो कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा सोहन, क्योंकि जो अभी माहौल बन गया है उसको देखते हुए जनता के बीच में तो मैसेज चला गया है। और कई बार ऐसे होते हैं कि एक जगह से अगर आप 2-2 उम्मीदवार उतारते हैं तो जनता को उसमें चुनने में बहुत दिक्कत